और कैसे हो भाई, कैसी हो बहन। देखो, अगर तुम इस लेसन को ओपन कर ली हो, ठीक है, तो तुमको अगले 20 से 25 मिनट जो भी मैं पढ़ाऊँगा उस पर तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसमें से एक क्वेश्चन नीट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो और सेकेंडली, किसी बढ़िया टीचर का वन शॉट देखने से अच्छा मेरा लेसन क्यों देखना चाहिए तुमको, तो उसका मैं एक रीज़न दूंगा। जो टाइम अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें तुम वन शॉट लेसन नहीं ले सकते 7-8 घंटे का। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह से देखो तो कोई बच्चा 7-8 घंटे का लेक्चर नहीं ले सकता है, वो इतना उसका ब्रेन कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इससे पहले तुम लोग को मैं नोट्स दिखा दूं पहले कि ये देखो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ PYQ जो इस टॉपिक से आए हैं उनको हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर लेसन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जो लाइट है वो अपना मीडियम चेंज करती है। जैसे मेरे हाथ के ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। ठीक है, तो जो ये लाइट आ रही है वो यहाँ पे दूसरे मीडियम में आ रही है और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइट चेंज मीडियम। और जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, ठीक है, तो उस टाइम पर लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ विल चेंज ऑन चेंजिंग द मीडियम, इस पॉइंट को याद रखना। और वेवलेंथ को हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। चलो भाई, फिर डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। अब जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है तो अपना उसका जो ओरिजिनल पाथ है उससे वो डेविएट कर जाएगी। अगर वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो हल्का सा नॉर्मल की तरफ जा सकती है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है जो होता है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे फेस पे जो लाइट आ रही है, अगर मैं पानी में भी जाके भी बैठ जाऊँगा तो उसका लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम क्यों, बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। इसको हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं, म्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर तुमको भाई देखो ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो तुम कमेंट्स में नोट कमेंट कर देना और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और उसमें नोट्स को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई, अब अगला देखो, ये एक डायग्राम देख लो तुम लोग। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है बट देख लो। देखो, यहाँ पे पहले ये एक नॉर्मल है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है। जो लाइट आती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो लाइट जा रही है किस फॉर्म में, रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में। इस लाइट को इस तरह से चले जाना चाहिए था, बट ये लाइट इस तरह से नहीं जाती है। कैसे जाती है लाइट, ये लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गई। डेविएट क्यों कर गई, क्योंकि इसने मीडियम 1 से मीडियम 2 में आया है। ठीक है, चलो, और ये जो एंगल यहाँ पे बना है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे जो एंगल बना है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो भाई, आई होप कि तुमको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे बोलते हैं, ARI से डिनोट करते हैं, और जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग RRI से डिनोट करते हैं। आई होप कि तुमको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, देखो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू भी बोलते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू भी इसको तुम बोल सकते हो या फिर इसको म्यू बाई एन बोल दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलो, अब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब हो गया कि देखो जो मेरे हाथ के ऊपर वाला मीडियम है, जब तुम इस पर्टिकुलर एक मीडियम की बात करते हो तो बोलते हो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब इस पेन के ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। अब इन दोनों मीडियम को एक दूसरे से जब तुम कंपेयर करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, RRI बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई, अब जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसको हम लोग म्यू भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होता है, C/VM। यहाँ पर VM मतलब क्या होता है, VM मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, को हम लोग VM से डिनोट करते हैं, और C एक कांस्टेंट होता है, और म्यू मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, चलो, अब आते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो, पहले रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, μ/1।
ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1μ2, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। जो बाद में लिखा उसको मैंने पहले पढ़ा, जो पहले लिखा उसको मैंने बाद में पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख क्या रहा हूँ, बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ दो मीडियम को कंपेयर कर रहा हूँ, दो मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा है। अब जब तुम दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, μ2/μ1, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। जब मीडियम को कंपेयर करोगे तो इसी तरह से लिखोगे। अब तुमको μ2 का मतलब पता है, म्यू का मतलब क्या होता है, C/Vm। तो म्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख दो C/V2, अपॉन में μ1 का मतलब क्या हो जाएगा, C/V1 ही तो होगा, जहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि C कांस्टेंट है, ठीक है। अब दोनों मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों दोनों मीडियम की, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी अलग है दोनों मीडियम के अंदर, इसलिए V से V नहीं कटा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको यह पता चला कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के वेलोसिटी के, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप कि तुमको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने देखो इसको लिख रखा है, म्यू इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो है उसमें आ सकता है, जो मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट रहते हैं तो उसमें ये चीज़ आ सकता है, ठीक है। अभी तक देखो मैं तुम्हें जो भी पढ़ाया हूँ उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो देखो यही रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था। बाकी ऊपर की जितनी चीज़ें थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पर जो ये मैंने लाइन लिख रखा है, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लो इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मोर एंड वेलोसिटी इज लेस, ठीक है। तो लाइट की, जिस मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करती है, ठीक है, जिस मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसका म्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और वेलोसिटी लाइट की उसमें कम होगी। और जिस मीडियम में लाइट तेज ट्रेवल करेगी, अगर लाइट तेज ट्रेवल करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकेंडली उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जो है वो उस मीडियम में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये मैंने एक पॉइंट यहाँ लिख रखा है, इसको ये भी आ सकता है नीट में, ठीक है। मोर देन वन स्टेटमेंट जो करेक्ट वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर, ठीक है। चांसेस कम है, आएंगे तो जो न्यूमेरिकल्स मैं भी तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा वो, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो तुम्हें मैं दो लॉज बताने वाला हूँ, एक स्नेल्स लॉ, एक गॉस लॉ, ठीक है। मच्छर था गाइस, मतलब बच्चों, मच्छर था बच्चों। चलो, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें तुम एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कंपेयर करते हो, ठीक है, दोनों को देखते हो, ठीक है। तो ये एक स्नेल्स लॉ क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, बस तुम इतना जान लो, ठीक है। देखो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, यहाँ पे μ1 और μ2 जो है वो दो अलग अलग मीडियम को डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, बना रखा है, ठीक है। और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 जो है, जो साइन थीटा 1 है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करता है, और साइन थीटा 2 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स को डिनोट करते हैं और ये दोनों मीडियम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद कर लो, बस तुमको याद करना है और इसमें कुछ दिमाग नहीं फोड़ना है। कॉस लॉ क्या होता है, देखो ये एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। जो एक वाइट लाइट जब आती है, चलो मान लो ना, मान लो कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है, और जो एक वाइट लाइट आ रही है तो इस प्रिज्म में से जाकर क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं ये अलग अलग बैंड्स दिखाते हैं, तो उसी को बोलते हैं, वही कॉज लॉ होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ मत ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, बस इतना जान लो कि लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है, तो मैंने क्या बताया था, लाइट जब अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ जो होता है वो म्यू के, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। इस चीज़ को बस अपने ध्यान में रखो, यहाँ पे मेन वही पर्पस था सिखाने का कॉज लॉ में, ठीक है। अब देखो तुम एक चीज़ जानते हो कि जो दो चीज़ें एक तीसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है,
वेलोसिटी उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ भी उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दोनों इसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है और आपस में क्या होंगे, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखो। और जो हमारा ये लैम्डा है वो मीडियम चेंज करने पे चेंज हो जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे वही इन दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है, ठीक है। सी हमारा कांस्टेंट होता है और जो न्यू होता है वो एयर होता है, ठीक है। ये थर्ड वाले पॉइंट को अगर तुम इग्नोर भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसको इग्नोर ही कर दो तुम, ठीक है। हाँ, अब जो ये लैम्डा होता है वो किसका सोर्स होता है, मीडियम का सोर्स होता है, और जो न्यू होता है वो सोर्स के पावर होता है, ठीक है। मतलब वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने तुम्हें ऊपर के ही 3 लाइन में बता दी थी, ठीक है। तो इसको भी अपने ध्यान में रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। और दूसरा, लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयर इट मूव अवे, ठीक है। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो मूव अवे करती है, ठीक है। मैंने तुम्हें ये भी बता रखा था। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको याद करोगे तभी तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है, इस टॉपिक से जो आएगा नीट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू, अलग अलग मीडियम की म्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, ठीक है। तो वही जैसे कि एयर का 1 होता है, वैक्यूम का 1 होता है, वाटर का 4/3 होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ग्लास का 1.5 जिसको तुम 3/2 भी बोल सकते हो होता है, डायमंड का 2.4 होता है। मैक्स ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, ठीक है। बट तुम याद कर लो, और अगर म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में या म्यू के बारे में क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम लोग म्यू को एयर मान लेते हैं, ठीक है, और म्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इस बात को लिख लो कहीं पे, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, बट इसको तुम लिख लो, ठीक है, और इन सब को याद कर लो। चलो भाई, अब ये लास्ट टॉपिक आ गया हमारा, और इस टॉपिक को तुम समझ लिए तो तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस टॉपिक के, नॉर्मल शिफ्ट। और इसी टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक का 12 मिनट का वीडियो देखो कंप्लीट हो चुका है। मैक्स ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कवर कर लिया। अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करो ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। चलो भाई, नॉर्मल शिफ्ट में हम लोग केस नंबर 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 में क्या होता है, देखो केस 1 का फॉर्मूला बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो कॉइन है ये अलग मीडियम में है और ये ऑब्जर्वर अलग मीडियम में है, ठीक है, दोनों अलग अलग मीडियम में है। जो ऑब्जर्वर है वो रेयरर मीडियम में है और जो कॉइन है वो डेंसर मीडियम में है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लिए। अब इमेजिन करो कि एक बाल्टी है, ठीक है, बकेट है, और उसके अंदर एक कॉइन रखा हुआ है और वो बकेट पानी से भरा हुआ है। तो जब तुम उस कॉइन को देखोगे जो कि बकेट के अंदर, तो वो कॉइन तुमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ऊपर दिख रहा है मतलब कि अपने ओरिजिनल प्लेस से ऊपर हो चुका, ऊपर दिखेगा, मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट का जो केस नंबर 1 है उसमें क्या है, क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कम हो रहा है हमारा। इस चीज़ को ध्यान में रखो, पहला चीज़, ठीक है। अब फॉर्मूला समझाता हूँ तुमको। डी अपियरेंट, डी अपियरेंट मतलब जो डी अपियरेंट जहाँ पे तुमको दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी एक्चुअल, वो एक्चुअल में जहाँ रखा हुआ है, अपॉन म्यू, जिस मीडियम में रखा है उसकी म्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो डायमंड से भरा हुआ बकेट में रखा है कि वैक्यूम में रखा है, एयर में रखा है कि ग्लास के नीचे रखा है, ठीक है, वो म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम समझ जाओगे और अच्छे से, ठीक है। तो पहला केस तुम समझ लिए, क्या होगा जब जिसमें डिस्टेंस क्या होगा हमारा, कम होगा। रेयर टू हम लोग डेंसर मीडियम में देखेंगे, ये पहला केस बन गया, ठीक है। और सेम अगर अगर वेलोसिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी अपेरेंट इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी रख दोगे, ठीक है, सेम फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पे तुमको भी समझाया है। केस 1 समझ गए, तो अब केस 2 को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो केस नंबर 2 में क्या हो रहा है कि अब ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, अब ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है। और ऑब्जर्वर है कौन, यहाँ पे देखो एक फिश है
जो कि किस मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर है, और क्या ऑब्जर्व कर रही है, एक बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है जो कि रेयरर मीडियम में है, समझे। अब पहले वाले केस में क्या था, ऑब्जर्वर जो था वो रेयरर मीडियम में था और डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वेशन ले रहा था। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और रेयरर मीडियम में क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझो क्योंकि यही दो केस हैं, इन्हीं दोनों केस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो क्या हो रहा है कि एक एक समुद्र के अंदर, ठीक है, क्या है कि ये एक फिश है जो कि समुद्र के अंदर है, ठीक है, और ये एक बर्ड है, ठीक है, जो कि है यहाँ पर, लेकिन इस फिश को दिखेगी कहाँ पर, यहाँ पर दिख रही है। क्यों दिख रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रही है, ठीक है, क्योंकि जब फिश डेंसर टू रेयरर मीडियम में देख रही है तो उसको चीज़ें दूर दिख रही हैं, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, और दूसरे वाले में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखो, ठीक है, डिस्टेंस कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कब तुम रेयरर टू डेंसर मीडियम में देख रहे हो, कब डेंसर टू रेयरर मीडियम में देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तुम डेंसर टू रेयरर मीडियम में देखोगे तो फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा ये, डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल इंटू म्यू, ठीक है, और सेम चीज़ वेलोसिटी के लिए, ठीक है, वेलोसिटी अपेरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्चुअल इंटू म्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला, मतलब ये चारों फॉर्मूला अभी तक के, ये दोनों और यहाँ पर ये दोनों, ठीक है, इन चारों को तुम भाई याद कर लो, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग अपने पहले PYQ पे आ गए जो नीट में आएगा, मतलब आ चुका है, आएगा नहीं, ठीक है भाई, ऐसे। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कॉइन इज केप्ट एट बॉटम ऑफ द कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एज इन फिगर, ठीक है, इसका मतलब होता है फिगर, ठीक है। फाइंड रेज इन कॉइन, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंटेनर है जिसके बॉटम पर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, इसको एक ऑब्जर्वर इसका ऑब्जर्वेशन ले रहा है बाहर से, ठीक है, बकेट के बाहर खड़ा होकर के, ठीक है, और ये जो कॉइन है ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है नीचे, एक्चुअल उसका पोजीशन कहाँ पर है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई थी, यहाँ पे देखो बनाया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो कॉइन है वो 40 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है। अब किसके अंदर रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा हुआ है, तो उसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू देखो 4/3 हो जाएगी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको क्या फाइंड आउट करना है कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेगा तो वो कॉइन उसको कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तुमको ये चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भाई तुम देख कहाँ रहे हो, रेयरर टू डेंसर मीडियम में देख रहे हो, ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा इस केस में क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, हम वो डिस्टेंस हमको और ऊपर दिखता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन म्यू, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। चलो अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, डी अपेरेंट की सबसे पहले वो दिख कहाँ पर है, कितना ऊपर दिख रहा है, पहले ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी अपेरेंट हमको फाइंड आउट करना है, डी एक्चुअल दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में ही 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और म्यू की वैल्यू भी हमको दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में 4/3, ठीक है, 4/3, इसको इस तरह से लिख सकते हो तुम, और क्या होगा 4 इसको 10 बार में कट कर देगा और 10 का 3 से इंटू करोगे 30 आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो कॉइन है वो रखा है 30 सेंटीमीटर पे, अरे सॉरी, जो कॉइन है वो रखा कहाँ पर है, 40 सेंटीमीटर नीचे रखा है, बट ऑब्जर्वर को 30 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है। तो क्या यही आंसर है, 30 सेंटीमीटर राइज हुआ उसमें, भाई अगर 30 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा तो वो कॉइन कहीं उसको यहाँ पर दिखेगा, समझे। तो आंसर ये नहीं है, कितना कॉइन ऊपर उठा है ये फाइंड आउट करने के लिए कितना नीचे रखा है उसमें से कितना ऊपर उसको दिख रहा है उसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर 10, मतलब आंसर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो वो कॉइन था वो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया अपने ओरिजिनल प्लेस से, ठीक है। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और अगर ये क्वेश्चन तुमको ईजी लगा तो भाई तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आएगा तो तुम उसको 110% सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है, फिश एंड बर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हम लोग अपोजिट क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी नीट में नहीं आया है, आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट आया है
और ये जो सॉल्व करोगे उस जो अभी हम कराएं उसका अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर एक सी है, ठीक है। एक सी के अंदर यहाँ पर एक फिश है, ठीक है। और ये फिश जो है, फिश को यहाँ पर एक बर्ड अपीयर हो रही है। क्या अपीयर हो रही है? बर्ड अपीयर हो रही है, ठीक है। कितना ऊपर अपीयर हो रही है? 30 सेंटीमीटर ऊपर हो रही है। अब बर्ड सी में है, मतलब उसका जो म्यू होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, वो क्या होगा? 4/3 ही तो होगा, क्योंकि पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 ही होता है, ठीक है। और तुमको फाइंड आउट करना क्या है कि वो एक्चुअल में कहाँ पर है, ठीक है। तो फिश कहाँ देख रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम में देख रही है, ठीक है। जब कोई चीज़ डेंसर टू रेयरर मीडियम में देखती है तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वो बर्ड उसको ऊपर दिखेगी लेकिन रहती नीचे है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेयरर डेंसर टू रेयरर मीडियम में देखेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल इंटू म्यू। ये वाला फॉर्मूला तुम लगा दोगे इसमें। चलो अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। डी अपेरेंट हमको दिया हुआ है 30, यहाँ लिख दो। डी एक्चुअल हमको फाइंड आउट करना है इंटू 4/3, म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। डी एक्चुअल को तुम इधर ले जाओगे और इन दोनों का इंटू कर दोगे, ठीक है। तो ये 4 इसको काट, दोनों 2 से कट जाएंगे, ये 15 बार में, ये 2 बार में। 15 का इंटू करोगे 3 से कितना आ जाएगा? 45 आ गया, अपॉन में 2 कर दो, इसको काटोगे 22.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फिश को ये बर्ड 30 सेंटीमीटर ऊपर दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअली में बर्ड है कहाँ पर? कहीं यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। आई होप कि तुमको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भाई, सो बर्ड इज़ अबाउट 22.5 सेंटीमीटर एक्चुअल, बट उसको दिख रही है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर नीट जिस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से देता है उससे अलग टाइप का क्वेश्चन बनाएगा तो तुम उसको भी सॉल्व कर लोगे। अब चलो हम लोग एक PYQ फिर से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। A bubble is present in a cube of 60 centimeter, which is visible at a distance of 10 centimeter from the left and 20 centimeter from the right. Find mu, reflective index of the cube. ठीक है, तुमको आ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इस क्यूब का। देखो यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है। अब जब इस क्यूब में तुम लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यूब के अंदर बबल प्रेजेंट है, वो तुमको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिख रहा है। बट जब तुम इसको राइट साइड से देख रहे हो तो वही बबल तुमको 20 सेंटीमीटर से दिख रहा है, ठीक है। तो अब तुमको सबसे पहले डी एक्चुअल क्या है? डी एक्चुअल तुमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है। डी अपियरेंट क्या है भाई? डी अपियरेंट तुमको पता चल गया कि 10 + 20 इज इक्वल टू क्या होता है? 30 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डी अपेरेंट इसका 30 है, डी एक्चुअल इसका 60 है, ठीक है। अब तुमको क्या है, ठीक है। तो अब चलो भाई हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है ना भाई। टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है लेकिन तुमको दिख कितना रहा है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम देख कहाँ से रहे हो? रेयरर, वो बंदा बाहर से एयर में से देख रहा है, ठीक है। अगर मीडियम नहीं दिया है तो मीडियम क्या होता है? एयर होता है, ठीक है, मैंने तुमको बता रखा है। तो रेयरर टू डेंसर, वो ग्लास के अंदर देख रहा है, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब वो देखेगा तो क्या पता चलेगा तुमको? अरे कौन सा मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम? डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन म्यू, ठीक है। चलो भाई, तो अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 30 पुट किए, 60 अपॉन म्यू, म्यू तुमको पता नहीं है, म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो म्यू को जब तुम इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 60/30, 30 से तुम 60 को 2 बार में काट दोगे, म्यू की वैल्यू तुमको पता चल गई 2। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है भाई नीट में, देख लो, ठीक है। चलो अगर तुमसे ये PYQ सॉल्व हो गया तो अब मान लो अगर नीट थोड़ा इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन बना देता है, ठीक है, SC वर्मा टाइप का क्वेश्चन, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। चलो भाई क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन सुनने में टफ लगेगा लेकिन बिल्कुल ईजी तरीके से तुम सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन क्या है? अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ऑफ अ हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक कंटेनर है, ठीक है, उसके बॉटम पर
एक क्या लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, ठीक है, जिसका फोकल कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब कि जो जो बता रहे हैं रुको, मतलब और ये जो कंटेनर है उसका ओरिजिनल हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। हाँ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द filled with water parallel rays of a light are incident normal to the surface of the water. Find the position of the image form, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इस कंटेनर में दो पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। अब जब रेज आएंगे तो रिफ्लेक्ट भी होंगी, तो इस कॉनकेव मिरर से जब ये वो रिफ्रैक्ट होंगी तो वो इमेज जो बनेगा वो कहीं 30 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, क्योंकि इसका जो वो है कर्वेचर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर का है। तो ये इमेज यहाँ बनना चाहिए 30 सेंटीमीटर ऊपर, लेकिन जो लाइट है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। मतलब ऐसा जो इस पानी के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसको वो दिखेगी कहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन वो एक्चुअल में और नीचे ही तो बनेगी भाई। जब तुम डेंसर टू रेयरर मीडियम में देखते हो तो चीज़ें पहले बन जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो भाई, तो अब तुमको जो जो दिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। देखो अब ये जो जो इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और ये कंटेनर जितना बड़ा है 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पता चल गया तुमको, वेरी सिंपल। और तुमको म्यू की वैल्यू वाटर के अंदर से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो म्यू की वैल्यू भी पता है क्या, 4/3, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 10/4 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब इसको तुम इससे इंटू कर दो, आ जाएगा 30/4, इन दोनों को काट दो 15/2 आ जाएगा, 2 से 15 को काट दोगे 7.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो इमेज ऐसा लग रहा है कि बॉटम से, मतलब बॉटम से नहीं, मतलब कि सरफेस से जहाँ वो कंटेनर ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से जो इमेज 10 सेंटीमीटर ऊपर बनना चाहिए वो एक्चुअली में सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर ऊपर ही बनेगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, समझे। देखो इस तरह यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है इसको, यहाँ पे देखो वो कंटेनर का सरफेस है, यहाँ पर वो इमेज बननी चाहिए लेकिन इमेज बनती है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो आज का देखो हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर इस वाली वीडियो पे मेरे 10 कमेंट्स आ गए, ठीक है, और 20 लाइक्स आ गए, तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं लेंस के ऊपर बनाऊंगा और उसके बाद प्रिज्म के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि जो ये चैप्टर है इसमें यही 3 टॉपिक हैं जिससे कि क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ में मैं टोटल 30 वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे ही इस वीडियो पे 10 कमेंट्स आ जाएंगे मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो और जो ये 30 वीडियोस रहेंगे ये इस पिन पॉइंट उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि नीट में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग उन टॉपिक से पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने इस टॉपिक से सारी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व की हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।